Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे पहले लुईस पाश्चर ने ऑब्जर्व करे थे। जब वो प्लूरोनिमोनिया स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो अब तक आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था। और उसके बाद में नोकार्ड और रॉक्स ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले आर्टिफिशियली कल्चर किया था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म्स। जो अब तक जो हमें पता है उनमें सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, नॉन मोटाइल, इनमें कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता मूवमेंट के लिए। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फ्राइड एग है, मतलब जब एग फ्राई हो रहा होता है तो उस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। और कॉलोनीज़ में ये जनरली रहते हैं। ये कॉलोनी में स्फेरिकल या ओवल ग्रुप बना लेते हैं और सॉइल में, डिकेइंग मैटर में, सीवेज में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 1000 nm से 5000 nm के बीच का साइज़ होता है। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। चूँकि सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मतलब ये कई प्रकार के मॉर्फोलॉजी शो कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ये अब इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनके जो शेप होती है सेल की वो कल्चर मीडियम के नेचर पर निर्भर करता है। इनकी ग्रोथ के लिए इनको स्टेरॉल्स की आवश्यकता होती है और ये बैक्टीरिया फ़िल्टर से भी फ़िल्टर नहीं हो सकते। मतलब ये बैक्टीरिया का फ़िल्टर बहुत ही स्मॉल फ़िल्टर होता है लेकिन उसको भी ये पास कर जाते हैं। मतलब इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ये सैप्रोफाइट या पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, या तो ये मृतजीवी होते हैं या फिर ये परजीवी होते हैं। इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि गोल इनका स्ट्रक्चर और ये चेन्स में प्रेजेंट है, और ये स्टिलेट, इरेगुलर शेप, इनका शेप अलग अलग प्रकार का होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, प्रोटीन, आरएनए ये सब पाए जाते हैं। तो ये एकदम टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। माइकोप्लाज्मा को सेल फ्री कल्चर मीडियम में आसानी से कल्चर किया जा सकता है और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो 3 लेयर्ड होती है। जो नॉर्मल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, वैसा स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। दे आर ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग में ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और डीएनए और आरएनए दोनों माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है और डीएनए का अमाउंट 4% और आरएनए का अमाउंट 8% होता है। साइटोप्लाज्म में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। चूँकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो 70S टाइप के राइबोसोम्स होंगे। इसमें सेल्स में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की जो फॉर्म है वो कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा उन एंजाइम्स के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं जो कि सेल वॉल पे वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये एंजाइम्स जो कि सेल वॉल पर असर डालते हैं उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। जैसे कि कई एंटीबायोटिक ड्रग्स, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सिफेलोरिडीन, ये सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करती हैं, सेल वॉल पर एक्ट करती हैं, तो इसलिए ये माइकोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं दिखाती हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसी एंटीबायोटिक से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को असर डालती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर जाकर के अटैक करती हैं। जैसे कि टेट्रामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, तो माइकोप्लाज्मा डिस्ट्रॉय होता है। तो मतलब माइकोप्लाज्मा के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स का काम में लिया जाता है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर असर डालें, ना कि सेल वॉल पर। एडवर्ड और फ्रेंड ने इसको क्लासिफाई किया क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मा, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी और जीनस माइकोप्लाज्मा। सेल स्ट्रक्चर।
माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होता है, मतलब वन सेल का बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आउटर बाउंड्री यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिलकर बनी होती है, जो कि 3 लेयर्स की लिपोप्रोटीन लेयर होती है। इसकी जो थिकनेस है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके उनको अलाउ करती है अंदर आना और बाहर जाना। ये परमिएबल नहीं है, मतलब हर चीज़ इसमें आ जा नहीं सकती। जो नॉर्मल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। चूँकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो कई एंजाइम्स और पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। सेंटर में इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में जिसमें कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स 70S टाइप का होता है और सिंगल हेलिक्स आरएनए, फैट्स, सॉल्युबल प्रोटीन्स, एंजाइम्स और दूसरे मेटाबोलाइट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए 4 to 6% होता है और आरएनए 8 to 15% होता है प्रोटोप्लाज्म का। आरएनए मेनली राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और डीएनए बहुत छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में पाया जाता है, माइन्यूट सेगमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में मीजोसोम्स नहीं पाए जाते। मीजोसोम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं वो इसमें नहीं पाए जाते और 40 टाइप्स के एंजाइम्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म का जो केमिकल कंपोजिशन है ड्राई वेट के अकॉर्डिंगली उसमें 50 to 80% प्रोटीन होता है, लगभग 40% लिपिड होता है, 8 to 15% आरएनए, 4 to 6% डीएनए पाया जाता है। रिप्रोडक्शन, मोरोविज और टॉर्टलॉट ने 1926 में माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन केवल 3 प्रकार से होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड यंग एलिमेंट्री बॉडीज़। फ्रेगमेंटेशन मतलब जब सेल कुछ पीसेस में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रेगमेंट ग्रो करके एक नया माइकोप्लाज्मा बना देता है। बडिंग जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन से एक छोटी सी बड बाहर निकलती है और उस बड में साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के साथ में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी होता है और ये बड धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होकर के और मेन सेल से, अपनी पेरेंट सेल से पृथक हो जाती है और वो ग्रो करके एक नई सेल का निर्माण कर देती है, मैच्योर सेल का निर्माण कर देती है। और तीसरा है यंग एलिमेंट्री बॉडीज़। ये आप देख रहे हैं लार्ज सेल है जो कि बाइनरी फिशन दो पार्ट्स में बट गई है और यंग इसमें जो एलिमेंट्री बॉडीज़ का निर्माण होता है उसमें प्रिलिमिनरी बॉडीज़ जो साइटोप्लाज्म है वो कई पीसेस में डिवाइड हो जाता है। लार्ज सेल है जिसमें कि प्राइमरी बॉडीज़ प्रेजेंट है, चित्र में हम देख सकते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से के रप्चर हो जाने से ये बाहर आ जाती है। एक सिंगल प्राइमरी जो बॉडी है वो साइज़ में ग्रो करती है, इंटरमीडिएट सेल बनाती है और फिर ग्रो करके लार्ज माइकोप्लाज्मा की सेल बना देती है। तो इसमें यंग एलिमेंट्री बॉडीज़ से जो रिप्रोडक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है और कई सारे माइकोप्लाज्मा सेल्स इससे बन जाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का डायमीटर लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे जैसे प्राइमरी बॉडीज़ ग्रो करती हैं उसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी बॉडीज़ हैं, प्राइमरी बॉडीज़ में सेकेंडरी बॉडीज़ डेवलप हो जाती है और सेकेंडरी बॉडीज़ में टर्शरी बॉडीज़ डेवलप हो सकती हैं। जब ये स्ट्रक्चर्स मैच्योर होते हैं तो वो माइकोप्लाज्मा से सेपरेट हो जाते हैं, माइकोप्लाज्मा सेल से, और उनको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। फाइनली ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये नई माइकोप्लाज्मा की सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्राइमरी बॉडीज़, फिर सेकेंडरी बॉडीज़, फिर टर्शरी बॉडीज़, फिर क्वाटरनरी बॉडीज़ और फाइनली माइकोप्लाज्मा की साइज़ अटेन कर लेते हैं। प्लांट्स में कई इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती हैं, जैसे कि स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ शुगर केन, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, सैंडल स्पाइक डिजीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़, प्लांट डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होती हैं। माइकोप्लाज्मा की जो प्लांट डिजीज़ होती हैं उनके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो स्टेम है वो कहीं से मोटा और कहीं से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, पतला होकर के चपटा हो जाएगा या फिर किसी जगह पर थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो पूरे स्टेम कहीं से पतला और कहीं से मोटा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। लीव्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं और साइज़ में बहुत छोटी हो जाती हैं। जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो ग्रो कर जाती हैं
और सारी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को बनाती है, मतलब कई ब्रांचेस बन जाएंगी, उसमें बंच बन जाएगा, ब्रांचेस का गुच्छा बन जाएगा और वो विचेस ब्रूम जैसा दिखाई देगा, यानी कि चुड़ैल की झाड़ू जैसा, जो हम एक कार्टून या इसमें हम देखते हैं जिसमें चुड़ैल की झाड़ू होती है, जो कि झाड़ू के समान स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, क्योंकि जितनी भी एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो सारी ग्रो करके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाएंगी, तो झाड़ू के समान स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, लीफ के समान संरचना बना देंगे, जिसको कहते हैं फिलॉडी, मतलब लीफ के समान संरचना उसमें बन जाएगी, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनने की बजाय भी पत्तियाँ ही बनती रहेंगी, उसमें ब्रांचिंग, लीफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हेल्दी फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो वो हेल्दी नहीं होंगे। इन्फेक्टेड प्लांट पे जो फल बनेंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, या फिर उसमें फ्रूट्स बनेंगे ही नहीं। फ्रूट्स बनने की जगह, फ्लावर बनने की जगह, सब जगह लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सीड्स बन जाएंगे तो, अगर फ्रूट्स बन जाएंगे तो उनमें सीड्स नहीं होंगे, और सीड्स बन जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का उनमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अधिक हो जाएगी। फ्लावर नहीं बनेगा, फ्लावर बन भी जाएगा तो उसमें फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट बन जाएगा तो उसमें सीड्स नहीं बनेंगे, सीड बन जाएगा तो वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट और आगे नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो ईल्ड है, जो उपज है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें फल, बीज, जिसकी भी आवश्यकता है वो उस प्लांट से हमें नहीं मिल पाएगा। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, मतलब ये इसकी बीमारी माइकोप्लाज्मा की एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस प्रकार से फैलती है। इट इज़ बाय स्पेशल टाइप ऑफ लीफ हॉपर, एक लीफ हॉपर के स्पेशल टाइप का होता है, उसके माध्यम से। ये ना तो एयर, ना वाटर, ना कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलती है। हवा के माध्यम से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाएगा माइकोप्लाज्मा, पानी के माध्यम से भी नहीं जाएगा, ना अगर डिजीज़ प्लांट को एक हेल्दी प्लांट टच कर लेगा तो भी वो माइकोप्लाज्मा उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होता है लीफ हॉपर के माध्यम से और ग्राफ्टिंग के माध्यम से। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, उसकी ग्राफ्टिंग हम लगाएंगे तो वो प्लांट नए डिजीज प्लांट आएंगे। बाय कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या है, एक पैरासिटिक क्लाइंबर है। तो अगर वो कस्क्यूटा एक प्लांट पे प्रेजेंट है जिसमें कि माइकोप्लाज्मा डिजीज़ है, तो और दूसरे प्लांट में भी वो कस्क्यूटा जो है वो प्रेजेंट होती है, तो कस्क्यूटा के माध्यम से जाता है। अमर बेल इसको जो कहते हैं हम हिंदी में। तो ये जो बेल होती है ये हमेशा किसी न किसी प्लांट पर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब उस प्लांट से वो अपना भोजन लेती रहती है। तो जब उस प्लांट के कांटेक्ट में आएगी वो डिजीज़ प्लांट की, तो उसमें माइकोप्लाज्मा उसको वो कैरी करके जब दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आएगी तो उसको होस्ट बनाएगी दूसरे प्लांट को, तो वो उसको भी इन्फेक्ट कर देती है। इन पाइसम सटाइमा, मतलब मटर में क्या होता है, एक एफिड होता है, एक्रिथोसाइफॉन पाइसम। ये एक इंसेक्ट है जो कि जब जूस सक करता है डिजीज प्लांट से, और फिर जब हेल्दी प्लांट को जाके जूस सक करने जाता है तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा को ट्रांसमिट कर देता है। ये इंसेक्ट जो है अपनी सलाइवरी ग्लैंड से जब सक करता है जूस को, और वैसी सलाइवरी ग्लैंड में उसके माइकोप्लाज्मा भी एंटर कर जाता है। जब वो दूसरे प्लांट को सक करता है, प्लांट पे जाता है, तो वहाँ पर ये इसको ट्रांसमिट कर देता है। माइकोप्लाज्मा से कई ह्यूमन डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है वो माइकोप्लाज्मा निमोनी उसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए माइकोप्लाज्मा ओरेल और माइकोप्लाज्मा सेलेवेरम। इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस। कई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉन्सिल इन्फेक्शन कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी डिजीज़ माइकोप्लाज्मा के माध्यम से हो सकती हैं। थैंक यू।